गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो हम आप लोगों को क्या बता रहे थे, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, डॉक्टर वृंदा मैम की बुक है जिसे हम आप लोग को बता रहे हैं। तो देख लीजिए, हमने इसमें से कुछ चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, पहला है वस्त्र विज्ञान, मैंने ये क्लियर कर दिया है। वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण क्लियर कर दिया। वस्त्र उत्पादन रेशों का वर्गीकरण कंप्लीट कर दिया। बच्चा है ये, इसको मैं छोड़ी जो परीक्षण, पहले आप रेसे पढ़ लीजिए, उसके बाद परीक्षण बताऊंगी। उसके बाद नया चैप्टर वानस्पतिक रेसे कपास, तो इसको भी पढ़ा दिया मैंने। वेजिटेटिव फाइबर के अंदर लिनन भी आता है, जूट, ठीक है। अब मैं आपको ऊन इस टाइम बता रही हूँ। आज मैं इसको भी क्या करूँगी, फिनिश कर दूँ, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ा ही पॉइंट जो है बचा है, कुछ टॉपिक। उसके बाद रेशम पढ़ाने के बाद मैं सोच रही हूँ रेयान भी पढ़ा दूँ। रेयान के बाद क्या है, कुछ ताप शून्य, मैं सोच रही हूँ पूरा रेशा पढ़ा के उसके बाद यूथ के जितने भी रेशे से संबंधित क्वेश्चन है, या जैसे नायलान, कुछ तार, मतलब सारे रेशे, उसके बाद में सारे का मतलब यूथ के सारे जितने क्वेश्चन उसमें दिए सारा कंप्लीट कराने के बाद फिर नया जो है यूनिट वस्त्र निर्माण का परिसज्जा एवं परिस्कृति स्टार्ट करेंगे। या फिर ये जो है यहाँ पे वस्त्र की कढ़ाई, कुछ कोई या तो पारंपरिक जो वस्त्र होते हैं, पारंपरिक कढ़ाइयाँ होती हैं, या कोई छोटा टॉपिक, पहले छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर दूंगी, फिर जो बड़ा टॉपिक बचेगा उसको क्लियर कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, जो बचा हुआ पॉइंट है उसको फिनिश करते हैं। तो मैं आपको यहाँ तक आप लोग को बता चुकी हूँ। आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता मैंने बताया था 30% होती है, वो नमी अवशोषित कर लेता है और भीगा हुआ भी नहीं लगता। सिकन प्रतिरोधकता भी बताई थी मैं। सफाई एवं धुलाई के बारे में भी मैंने क्या किया था, बता दिया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है आपका सफाई एवं धुलाई। मैं फिर से बता देती हूँ, थोड़ा जैसे होता है ना, कोई चीज़ का एक लय में कोई तरीके से बताना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सफाई और धुलाई से स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए 12 नंबर का पॉइंट है सफाई एवं धुलाई, क्लीननेस एंड वॉशेबिलिटी। ऊनी रेशों पर सल्के स्केल्स पाई जाती हैं, जिससे उनकी सतह खुरदुरी होती है। इस कारण धूल, कण, मिट्टी एवं अन्य गंदगियाँ इनमें फंस जाती हैं, अतः इनकी धुलाई आवश्यक है। नर्म ब्रश से इन्हें साफ करना चाहिए। किससे साफ करना चाहिए, तो ब्रश जो हो मुलायम हो, नर्म होना चाहिए, ठीक है। ऊन की धुलाई शुष्क एवं गीली दोनों विधि से की जाती है। उत्कृष्ट ऊनी वस्त्र की धुलाई शुष्क विधि, ड्राई क्लीनिंग की जानी चाहिए, मतलब अच्छा माना जाता है। वैसे तो दोनों तरह से, सूखी और गीली, इसकी दोनों धुलाई की जाती है। गीली लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो वस्टेड या महंगे वस्त्र होते हैं उसको के लिए ड्राई क्लीन के लिए दे देते हैं। ऊनी वस्त्र भीगने के पश्चात 25 से 30% तक अपनी मजबूती खो देता है। ऊनी वस्त्र भीगने के पश्चात कितने प्रतिशत मजबूती खो देता है, तो 25 से 30% तक ये मजबूती खोता है। और लिनन और कपास में क्या होता है, मजबूती बढ़ जाती है, ठीक। एक में 20% और एक में 30%। फलतः ये इस दशा में निर्बल पड़ जाते हैं, इसलिए इनकी धुलाई अत्यंत सावधानीपूर्वक ध्यान से की जानी चाहिए। वस्त्रों को धोते समय न तो रगड़ना चाहिए और न ही निचोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका आकार बिगड़ जाएगा तो वो पूर्व आकृति में नहीं आ पाएगा, रेसे क्या होंगे, खिंच जाते हैं, ठीक है। गीली अवस्था में इन्हें लटका कर नहीं, बल्कि मौलिक आधार के ड्राफ्टिंग पर फैलाकर सुखाना चाहिए। लटकाकर सुखाने से वस्त्र की आकृति बिगड़ जाती है। गलत एवं अनुचित धुलाई से वस्त्र, कपड़े जगह जगह से जमकर भद्दे दिखते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का पॉइंट, धूप एवं प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड एक्सपोजर। ऊन के रेशों पर धूप एवं प्रकाश का बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, ऊनी रेशों की गुणात्मकता का लॉस कर देती। जैसे हम बाहर निकलते हैं गर्मियों के दिनों में, तो अपने हेयर को स्कार्फ में कवर करते हैं ना, मतलब जो लोग बहुत मतलब अपनी बॉडी को या अपनी ब्यूटी को लोग बहुत लेके जो बहुत केयर करते हैं, वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। क्या होगा, धूप से क्या होता है, बाल खराब हो जाते हैं, क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो वही है, केराटिन इसमें भी पाया जाता है, प्रोटीन ही है। तो क्या होता है, इसमें भी वो रहता है कि क्या होता है, रेशे क्या होते हैं, उनका हॉस होता है, लॉस हो जाता है, जिससे रेशे कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए ऊनी वस्त्रों को सुखाते समय उन पर एक पतला कपड़ा डाल देना चाहिए ऊपर से। नंबर 4 रगड़ का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एब्रेशन। ऊनी वस्त्रों पर रगड़ एवं घर्षण, एब्रेशन एंड फ्रिक्शन का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः उन्हें रगड़ कर कभी नहीं धोना चाहिए। गीली अवस्था में इसके रेशे निर्बल पड़ जाते हैं, रगड़ने से वे क्षतिग्रस्त होकर सिकुड़ जाते हैं, बाद में मोटे एवं कड़े हो जाते हैं। आप रगड़ के धोएंगे तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएंगे, मतलब उनके जो क्रीम होते हैं, जो उनके रेशे पाए जाते हैं, स्कैल्स जो होते हैं, क्या होता है, एक दूसरे में उलझ जाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जम जाएंगे, ठीक है।
अतः ऊनी वस्त्रों को हल्के हाथों से दबाकर, जिसे निस्पीडन विधि भी कहते हैं, दबा दबा कर धोना चाहिए। धुलाई प्रक्रिया अति शीघ्रता से की जाए तो उत्तम रहती है। ठीक है, मतलब बहुत देर तक नहीं कि भिगो के कपड़ा छोड़ दे। सर्फ का उपयोग तो वैसे भी क्षार पे नुकसान करता है, तो अम्ल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सिकाकाई वगैरह इसके लिए भी अच्छा होता है, रीठा वगैरह का यूज अगर सफाई करें। कपड़े को क्या करना है, जो भी आपका वस्त्र बना हुआ है ऊनी रेसे से, उसको बहुत देर पानी में भिगो कर रखना नहीं चाहिए। वैसे भी वो क्या गीली अवस्था में कमजोर होता है, तो रेसे उसके खराब हो जाएंगे। इसको शीघ्र धोने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है 15 नंबर पर सूखे ताप का प्रभाव एवं दाह्यता। मतलब सूखे ताप एक वेट की बात नहीं कर रही है, मतलब जो आर्द्र है, गीली की नहीं, सूखे ताप, सूखा टेम्परेचर अगर इस पर पड़ेगा, जिसमें आर्द्रता न हो, तो इस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो देख लीजिए। और दहन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट एंड कम्ब्यूस्टिबिलिटी। जैसे आप अपने बाल को ब्लो ड्रायर करते हो, उन्हें सुखाते हो ना, तो उसमें से कैसी हवा निकलती है, वो क्या होती है, सूखा ताप होता है। उससे सूखा टेम्परेचर आपके गीले बालों को क्या करता है, सुखा देता है। ठीक है, वहीं पे इसलिए सूखे ताप की बात की जा रही है। जो ब्लो ड्रायर, जो आप हेयर ड्रायर यूज करते हो, उसमें से निकलता है। जो ऊनी वस्त्रों का सूखे ताप का बुरा एवं हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः इस पर कभी भी सीधे ही गर्म इस्त्री नहीं की जानी चाहिए। इस्त्री करते समय इन पर पतले नर्म सूती कपड़े डाल देना चाहिए। इस पर डायरेक्ट प्रेस का प्रयोग, आयरन जो करते हैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रेस करने से पहले इस पर एक हल्का सूती कपड़ा डाल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस पर प्रेस करना चाहिए, क्योंकि इस पर क्या है, ताप का प्रभाव पड़ता है। जलाने पर ऊनी रेसे जलते नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ की, जलाने पर ऊनी रेसे जलते नहीं है। लौ हटा लेने के पश्चात स्वतः बुझ जाते हैं तथा सिरे के गोल बीड बनाए जाते हैं। जो सिरे के क्या होते हैं, गोल बीड, इसमें मोतियों की तरह क्या होती है, बीड्स बनते हैं, किसमें, ऊनी रेशों में। ठीक है, जलाने पर ऊनी रेसे जलते नहीं, लौ हटा लेने के पश्चात ये स्वतः बुझ जाते हैं तथा सिरे के गोल बीड बनाते हैं। जब मैं आपको परीक्षण पढ़ाऊंगी ना, तो यहाँ से आपको मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगी, तो आपको परीक्षण क्या होगा, ईजी लगेगा। तो आप समझ पाएंगे कि ये दहन परीक्षण की बात कर रहे हैं, ये तेल परीक्षण की बात करें, क्योंकि आप उस चैप्टर के बारे में डीपली ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, तो बीड बनते हैं। जलाने पर इनकी गंध बालों एवं पंख जलने जैसी होती है। इनकी गंध कैसे, जैसे आपके जो बाल भी प्रोटीन फाइबर है, जो आपका बाल होता है उसमें कीरेटिन प्रोटीन होता है, वही प्रोटीन किस में होता है, तो ऊन में होता है। ठीक है, रेसे में। तो जैसे आपके बाल, तो जस्ट लाइक बाल, जैसे आपके बाल जलने में जैसे स्मेल आएगी, वैसे उसमें भी आएगी। पंख जैसे जलने पे, जो पक्षियों के पंख वगैरह होते हैं, वो भी जलने पर कैसी, जैसी महक आएगी, वैसी इसमें भी महक आती है। ठीक है, इसे कम ताप 200 फ़ारेनहाइट पर इस्त्री की जानी चाहिए। आपको मैं ब्लो ड्रायर वो हेयर स्ट्रेटनर दिखा रही हूँ, देखिए उस पर हीट दिया हुआ। जैसे आपके बालों को जितनी हीट की ज़रूरत होती है, उतनी ही हीट की ज़रूरत क्या होती है, तो आपकी जो फाइबर है, ऊन वाला फाइबर होता है, उसको भी ज़रूरत है। उसको भी हीट की ज़रूरत होती है, जितना आपके बालों को होती है। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें टेम्परेचर दिया होता है, जिससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए ये क्या है, ये स्ट्रेटनर है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि ये स्ट्रेटनर, इसको आप जानते ही होंगे, ये स्ट्रेटनर है। तो देखिए ये क्या है, ये स्ट्रेटनर होता है, ये स्ट्रेटनर होता है। इसको बाल क्या कहता है, इससे कर्ल भी कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते, दिख रहा है आप लोगों को, रुक जाइए मैं थोड़ा उठा करके, अब दिखा आप लोगों को, ये देखिए ये स्ट्रेटनर होता है। इससे क्या कहता है, बाल स्ट्रेटनर, कर्ल, मतलब जो भी स्टाइल में आप बाल बना सकते हैं। इसको ऐसे खोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऐसे खुलता है, इसके बीच में बाल डालते हैं और ऐसे सीधे कर, तो प्रेस भी यही करते हैं ना, आप सीधे करते, तो आपको इसके अंदर एक टेम्परेचर दिख रहा होगा। टेम्परेचर दिख रहा है 180, 200 और कितना, 230। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बाल को भी क्या होता है, जैसे बाल के लिए टेम्परेचर बना हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 230, वैसे ही ऊन के लिए भी कितना टेम्परेचर है, 200 या 230 भी हो सकता है, लेकिन अंडर कितना होना चाहिए, तो 180 से लेके 230। ठीक है, आपको भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारे बालों के लिए जितनी ताप की ज़रूरत है, उतने ही ताप ऊन के लिए भी जरूरी है, और इसमें क्या हुआ, स्ट्रेटनर में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फफूंदी का प्रभाव। 16 नंबर है, इफेक्ट ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट। ऊनी वस्त्रों पर फफूंदी का आक्रमण नहीं होता है, परंतु यदि इनमें नम वातावरण में लंबे समय तक बंद करके रखा जाए तो फफूंदी लग जाती है। वैसे कहने का मतलब है कि ऊनी जो वस्त्र होते हैं उसमें फफूंदी नहीं लगती, लेकिन अगर आप लंबे समय तक रख देंगे, तो अगर नम वातावरण है, वेट मतलब कह सकते हैं वेट है, जहाँ पे रखें वहाँ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, आर्द्रता है, तो क्या हो सकता है, लंबे समय तक अगर आप वहीं रखें तो उसमें फफूंदी लग सकती है।
कारपेट बीटल एवं कीड़े ऊन को पूरी तरह खा जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, कारपेट बीटल और कीड़े ऊन को पूरी तरह खा जाते हैं, जिससे वस्त्र में छेद हो जाते हैं ना। आपके स्वेटर में जैसे लगता फंदा हट गया है, तो वही जगह जगह वो कुछ सिल्वर टाइप के होते हैं, सिल्वर फिश भी शायद उसको कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं कीड़े। तो वो क्या होता है, मछली की शेप जैसे लगते हैं, छोटे छोटे से होते हैं और वो रेंगते हैं कपड़े में, अक्सर ऊलन कपड़े में वो लगते हैं और क्या होता है, जगह जगह छेद कर देते हैं। अतः ऊनी वस्त्रों को अच्छी प्रकार से सुखाकर ही संग्रहित करना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को संग्रहित करते समय इन्हें अखबार में लपेटा जाना चाहिए। वह नैप्थलीन की गोली, देखिए कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए नैप्थलीन की गोली का प्रयोग किया जाता है। ओडोनिल या कड़वे नीम की पत्ती लगाकर उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला है उष्मा चालकता, ऊपर कर दिए ना, अब दिख रहा है आप लोगों को। अगला है उष्मा चालकता, हीट कंडक्टिविटी। ऊनी वस्त्र उष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक हैं, सुचालक नहीं, ये क्या है, कुचालक है। अतः ये सर्दी में त्वचा को गर्म रखते हैं, इसलिए सर्दी भरे पहाड़ी इलाकों एवं ठंड प्रदेशों के लिए उत्तम एवं उपयुक्त परिधान है। ऊनी रेशों में सल्के एवं लहरें, स्केल्स एंड क्रीम पाई जाती हैं। हवा में इन्हें फंसकर छोटे छोटे जेबे पॉकेट जैसी रचना बनाती हैं। ये हवा की जेबे पॉकेट्स ऑफ एयर उष्मा चालकता में अवरोध उत्पन्न करते हैं और वस्त्र में उष्णता प्रदान करने का गुण देते हैं। जिन रेशों में जितना अधिक लहरें एवं शल्के पाई जाती हैं, उतना ही गर्म रेशा होता है। मैरिनो ऊन में सबसे ज्यादा लहरें, कितना, 2000 से 4000 थी ना लहरें, सल्क की संख्या थी 3000 से 4000 सल्कों की संख्या होती है, मैरिनो ऊन में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए क्या होते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या बना, ऊनी रेशा है, ये आपकी स्किन है, ये हवा के बुलबुले पैक बना देते, पॉकेट बना लेते हैं और इसमें क्या होता है, फंस जाते हैं। क्रीम्प और जो स्कैल्प्स होते हैं ना, वो दूसरे में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। जिसमें जितने ज़्यादा सल्के होंगे तो वो रेशा उतना अच्छा माना जाता है। तो क्या होता है, जब हेयर ज़्यादा बड़े तो क्या होगा, फंस ही जाएंगे। फंस जाते हैं तो अपने बीच में क्या करते हैं, एक हवा का एक पॉकेट बना लेते हैं। जैसे पॉकेट होती है ना आपके जेब में, आपके शर्ट वगैरह में, तो उसमें कुछ रखने का, वैसे क्या होता है, पॉकेट बना लेते हैं, उसमें हवा भर लेती है। ठीक है, उसी से क्या होता है, हमको गर्माहट का अनुभव होता है। नेक्स्ट है लटकनशीलता, जिसे ड्राइवेबिलिटी कहते हैं। ऊन में उत्तम लटकनशीलता का गुण पाया जाता है। जैसे आप स्वेटर पहनो और नीचे खींचते जाओ तो खींचते जाता है, ऐसे नहीं कि वो एक समय पे आके रुक जाता, जितना खींचो उतना खींच जाता। या पहनो तो उसकी एक अपनी साइज लगती है, लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद सोलो इधर तो थोड़ा ढीला हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाता है। लटकनशीलता पाई जाती है। यह गुण उसकी प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था और लोच एवं कोमलता के कारण आती है। ठीक है, अपने इसी विलक्षण गुण के कारण ऊन कई मानव निर्मित रेशों से भी अधिक लटकनशीलता का गुण रखता है। नेक्स्ट है नमदा, 19 नंबर, जिसे फेल्टिंग कहते हैं। ऊनी रेशे अधिक नमी, गर्मी एवं दबाव के संपर्क में आकर आपस में जुड़ जाते हैं, नमदा का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को नमदा बनाना फेल्टिंग कहा जाता है। ऊनी रेशों में उपस्थित सल्के अत्यधिक नमी एवं गर्मी में फूल जाते हैं, उनके दांते सेरेशिन खुल जाते हैं। फलतः रेशे आपस में फंसकर एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। ऊन की इस अनूठे एवं विलक्षण गुण के कारण इनसे कई उपयोगी वस्त्र जैसे कालीन, जूते, टोपी, दरी आदि बनाए जाते। नमदा का मतलब होता है कि एक निश्चित ताप और दाब से जमाया गया रेशा क्या कहलाता है, उसे नमदा कहते हैं। ऊन के रेशे को मतलब जमाना क्या कहलाता है, नमदा कहलाता है। ठीक, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नमदा बनाना प्रक्रिया, फेल्टिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो उनके स्कैल्स होते हैं, क्रीम्प होते हैं, और क्या होता है, वो जब ताप और दाब पड़ता है ना, तो वो चिपक जाते हैं आपस में। ठीक है, फंस जाते हैं, जुड़ जाते हैं और चिपक जाते हैं। ठीक है, जिससे कालीन, जूते, टोपी, दरी आदि बनाने का काम किया जाता है। एक दृष्टि में आप देख लीजिए ऊन की विशेषताएं। एक दृष्टि में इसका संगठन क्या है, तो कैरेटिन नामक इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी रचना 3 परत पाए जाते हैं, एक बाह्य, एक मध्य और एक अंतः परत, जो इसे और भी क्या कहते हैं, तो क्यूटिकल्स कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं और क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। मध्य परत जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें मेलानिन पाए जाते हैं, रंगा ऊतक पाया जाता है। ठीक है, और जो अंतः परत होती है उसमें क्या होता है, कुछ पाया जाता है, नाम नहीं आ रहा, उसमें सैप होता है। अगर जिसमें वो नहीं होता है तो वो सूखा सूखा सा रहता है। देखिए मेडुला में, ऊनी रेशे में मेडुला कहलाता है या गोलाकार होता है, इसके मध्य में एक खोखली नली होती है। ठीक है, हाँ, कहने का मतलब जो रेशा जितना नया है उसमें वो कम रहेगा, जो रेशा अनुपस्थित होता है, जो रेशा जितना पुराना होता है उसमें वो बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, नमी सोखने और ऊन की गहराई में सहायता, रंगने में मेडुला का
मतलब कह सकते हैं योगदान होता है। लेकिन जो प्राकृतिक रंग होता है, प्राकृतिक पिगमेंट होता है, उसमें किसकी देन होती है? तो जो कार्टेक्स मध्य परत होती है उसकी देन होती है। और लचीलापन, प्रतिस्पर्धा, मजबूती, कोमलता में भी किसकी देन होती है? तो आप कहेंगे कि सारी देन जो मध्य परत कार्टेक्स की होती है। और जो क्यूटिकल्स होता है उसमें सल्कों की संख्या 1000-4000 प्रति इंच होती है। ये क्या करते हैं? रेशों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और क्या कहते हैं? शल्के बनाते हैं, ठीक है। इन्हें सुरक्षा परत भी कहा जाता है। व्यास इनका है 0.005 से लेके 0.0015 इंच। लंबाई कितनी होती है? तो सामान्य तौर से 1 इंच से 4 इंच इनकी लंबाई होती है और कभी कभी 7 इंच से, जो विशिष्ट फाइबर होते हैं उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, 7 इंच से लेकर 8 इंच हो सकती है। चमक उत्तम कोटि की होती है और निम्न कपड़े में जो होती है, जो निम्न रेशे होते हैं उनमें अधिक चमक होती है। रियल में इनका रंग सफ़ेद या काला होता है, क्योंकि जिस रंग के पशु होंगे उस रंग का होगा। रंगने के लिए आप क्या करते हैं? तो आप जो उसकी अंत परत है जिसे मेजुला कहते हैं उस पर आप उसका असर पड़ता है, उसके कारण आपका रंगाई किया जाता है ब्लीचिंग करने के बाद। मजबूती, ये कमजोर होता है, इसे 25 से 30% रेशा क्या होता है? भीगने पर कमजोर हो जाता है। प्रत्यास्थता अधिक होती है, प्रतिस्कंदता भी अधिक होती है। प्रतिधारण क्षमता, इसमें आर्द्रता धारण क्षमता 30% होती है। सिकन प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। धुलाई कठिन, अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। धूप का प्रभाव हानिकारक, रगड़ का प्रभाव हानिकारक। फफूंदी लग जाते हैं, जब ऐसे तो नहीं लगते, लेकिन अगर आप लंबे समय तक आर्द्र मौसम में रखें तो फफूंदी लग जाएगी। लटकनशीलता उत्तम होती है। उष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण आपको ऊनी रेशे पहनने पे गर्माहट का अनुभव होता है, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट दिया है विमिति, अस्थायी, तो डायमेंशन, स्टेबिलिटी। तो रेशों में विमिति तो अस्थायी का अभाव रहता है। इसी वजह से आप इधर खींचोगे तो इधर बढ़ जाता है, इधर खींचो तो इधर बढ़ जाता है, जो चाहे वो पहन लेता है, सबको हो जाता है ना। इसके कारण वस्त्र के आकार घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे वो जम के देखिए, बहुत है ना, बहुत ब्रांडेड अगर आप चीज़ें लेके आएंगे, और जैसे ये बिल्कुल प्योर जो ऊल फाइबर से कपड़े बनते हैं। मेरे एक मामा जी अमेरिका रहते हैं, तो वो एक स्वेटर दिए थे, मेरा एक भाई है उसको, वो स्वेटर उनका था। जब वो पहनते थे तो उनको हो जाता था, धीरे 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 करके क्या हुआ, वो स्वेटर छोटा हो गया। तो जो मेरा छोटा भाई है उसको वो स्वेटर होने लगा। तो सोचिए वो क्या होता है, वो जम गया स्वेटर। तो इसलिए से विमितित अस्थायित्व की कमी होने के कारण क्या होता है, आकार घटते बढ़ते रहते हैं। सिकुड़ने की क्रिया धीरे धीरे होती है। पहली बार ऊनी वस्त्र धोने पर फैलाव बहुत कम होता है, परंतु बाद की धुलाइयों में सिकुड़ने का क्रम जारी रहता है। या तो सिकुड़ जाता है या तो फैल जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी कभी फैल के बहुत लंबा हो जाते हैं स्वेटर, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, जब उसका ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग नहीं सुखाएंगे, ऐसे कहीं लटका उटका देते तो उसका आकार बिगड़ जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, या क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसीलिए कि इसका विमितित अस्थायित्व क्लियर नहीं होता, अभाव होने के कारण। शीघ्रता से सूझबूझ से की गई धुलाई से इस दोष से बचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता आपने अभी तक क्या देखा, तो इसकी भौतिक विशेषताएं देखा आपने। ये सब तो इसकी भौतिक विशेषताएं थी ना, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये वो जो भी हो रहा है, तो ये सब भौतिक विषय। सूक्ष्मदर्शी से देखा आपने क्या होता है, देखने पे इनके रचना को देखा आपने। ये भी जाना कि कार्बन कितने प्रतिशत, तो 49 से लेकर 50%, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत, 24%, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7%, सल्फर 4% होता है। प्रोटीन होने के कारण इसे प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। सारी चीज़ें पता चल गई आपको। अब आपको जानना है रासायनिक विशेषताएं, मतलब केमिकल के लिए इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, कौन सा केमिकल इसके लिए अच्छा है, कौन सा हानिकारक होता है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने। पहला, अम्ल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिड। तीव्र एवं सांद्र, मतलब बहुत तेज हो और गाढ़ा हो तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, ऊनी रे से, ध्यान दीजिएगा इसको। तीव्र एवं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आकर ऊनी रे से कुछ ही मिनटों में नष्ट हो जाते पूरी तरीके से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के सांद्र घोल भी इन्हें क्षति पहुंचाते हैं। इनके सांद्र घोल में रेशों का रंग खराब हो जाता है। जब इस पे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव पड़ेगा तो ये नष्ट हो जाएगा, और HCl और नाइट्रिक एसिड का जब प्रभाव पड़ेगा तो इसके रंग उड़ जाएंगे, रेशे खुरदुरे कड़े होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तनु अम्ल का ऊनी रेशों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। अगर डाइल्यूट कर दिए आप तो उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, अतः इन्हें अम्लीय रंगों, एसिडिक अम्लों में रंगा जाता है। कहने का मतलब ऊन को अम्लीय रंगों में रंगा जाना अच्छा होता है, लेकिन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। क्षार देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ एल्कली। तीव्र एवं सांद्र क्षारीय घोल ऊनी रेशों को हानि नहीं बल्कि नष्ट कर देते हैं। ये क्या होता है, तीव्र में अगर हल्का है, गाढ़ा है, कैसा है, ऊनी रेशे को नष्ट करता है, खराब करता है। ऊल इज वेरी सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ ऑल फ्री एल्कलीज, मतलब जो एल्कली होता है, क्षार होता है, उसके प्रति ऊन का रेशा कैसा होता है, बहुत ही सेंसिटिव, जिससे कह सकते हैं बहुत ही संवेदनशील होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है।
कड़े साबुन या शोधक पदार्थों के प्रयोग से ऊनी वस्त्र खराब हो जाता है, रोए कड़े एवं मोटे हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं ना ईजी का प्रयोग करें। ईजी क्या है, वो अम्ल है, वो डाइल्यूट किया हुआ क्या है, अम्ल होता है, जो ऊनी वस्त्रों को खराब नहीं करता है, ठीक है। और अगर इसको आप सर्फ वगैरह में धोगे तो क्या होगा, रेसे एक दूसरे में फंस जाएंगे, जम जाएंगे, रेसा चमक जो उसकी प्रकृति की चमक है वो खत्म हो जाएगी, खराब सा रुखड़ा सा दिखने लगेगा, रंग खराब हो जाता है, सफ़ेद ऊनी वस्त्र पीले हो जाते हैं, वह उनका प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो, जैसे प्रकृति के तौर से जो उसको ड्राइबिलिटी, जो चमक, जो सौंदर्य, जो प्रतिस्पर्धा, जो लोचमयता, ठीक है, जो सब कुछ चीज़ें जो प्रकृति ने उसे दिया है सारी क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ऊन की धुलाई नरम, मृदु एवं उदासीन साबुन, सॉफ्ट, माइल्ड एंड न्यूट्रल सॉप ऑफ डिटर्जेंट से की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रंगों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइज। अम्लीय रंगों के प्रति ऊनी रेशों का गहरा सादृश्य होता है, इसे क्षारीय वैट रंग आदि से भी रंगा जा सकता है। ऊनी अम्लीय रंगों के प्रति ये अच्छा होता है। क्षारीय रंग में जो वैट रंग होते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। इस पर समान रूप से पक्के रंग चढ़ते हैं, इसीलिए रंग बिरंगे रंग के आप ऊनी रेशों को देखते हैं ना, बहुत रंग विभिन्न विभिन्न प्रकार के, और एक एक रेशे में 4-4, 10-10 रंग होते हैं। किसी ऊन के गोले में लच्छी जिसे स्कीन्स कहते हैं, तो क्या होता है, इस पर रंग अच्छा चढ़ता है। इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग, विरंजक का प्रभाव देख लीजिए, तो तीव्र विरंजक जैसे हाइपोक्लोराइड, तीव्र विरंजक होता है हाइपोक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग कहते हैं, उसे जैवल वाटर के नाम से भी जानते हैं। हाइपोक्लोराइड को और किस नाम से जानते हैं, तो जैवल वाटर के नाम से जानते हैं। ऊनी रेशों पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, ऐसे रेसे नष्ट हो जाते हैं, इनका रंग खराब हो जाता है। अतः ऊनी वस्त्रों को विरंजित करने व सफ़ेदी लाने हेतु हल्के विरंजक पदार्थ जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करना चाहिए। हाइपोक्लोराइड जैवल वाटर नुकसान करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, इसके लिए सही है। दाग धब्बे छुड़ाने हेतु सोडियम पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग भी किया जा सकता है, परंतु प्रयोग के पश्चात तुरंत अच्छी प्रकार से खंगाल कर साफ कर लेना चाहिए, विरंजक का प्रभाव हटा देना चाहिए। पसीने का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ स्वेट। ऊनी वस्त्रों पर अगर पसीने युक्त बिना धोए संग्रहित करके रखा जाए तो इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने कपड़ा पहना, आपको स्वेट है, पसीना है, क्योंकि टेम्परेचर दोपहर में देखिए मौसम कड़ा हो जाता, मतलब धूप तेज लगती है। आपने अगर वो स्वेटर पहना तो आपको पसीने आ सकते हैं, पसीने आएंगे और आपने वो कपड़ा निकाला और वैसे ही रख दिया तो उस पर बुरा असर पड़ सकता है। लगातार पसीने के संपर्क में आकर वस्त्र जम जाते हैं, रंग भी बदरंग हो जाता है। अगर पसीने की, देखिए पसीने भी क्या है, प्रकृति क्या है, कुछ लोग के पसीने अल्कली क्षारीय टाइप के होते हैं, कुछ लोग के अम्लीय टाइप के होते हैं। तो जिसका अम्लीय क्षारीय पसीना होगा उसमें रेसे निर्बल पड़ जाएंगे, पर अम्लीय जो पसीना होगा उसका हानिकारक प्रभाव वस्त्रों पर नहीं पड़ता। आपका यहाँ इसका रासायनिक जो इसकी क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, खत्म हो जाता है। मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। जैसे अम्ल का प्रभाव, तो जो सांद्र है, सांद्र H2SO4 का प्रभाव इस पर बुरा पड़ता है, डाइल्यूट फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं। और HCl और नाइट्रिक एसिड जो होती है इसका डाइल्यूट फॉर्म में उपयोग अच्छा माना जाता है, मतलब अम्ल इसके लिए सही है। क्षार का इस पर बुरा असर पड़ता है, क्षार के प्रभाव से ये नष्ट हो जाते हैं, ये वेरी सेंसिटिव होते हैं एल्कली को लेके, ठीक है। इनसे क्या होते हैं, इनके रेसे खराब हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इनकी सफाई के लिए आप कुछ भी तो नरम, मतलब नरम, सॉफ्ट, न्यूट्रल, कोई भी न्यूट्रल उदासीन सॉप या डिटर्जेंट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एल्कली बेस्ड आप मतलब डिटर्जेंट एंड सॉप का प्रयोग नहीं कर सकते। डिटर्जेंट जैसे एक टिकिया नहीं आती है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रंगों का प्रभाव, तो इस पे अम्लीय रंगों का प्रभाव अच्छा पड़ता है। क्षारीय में भी वैट कलर जो होता है उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, वैसे रंग इस पे अच्छे चढ़ते हैं। विरंजक का प्रभाव, तो इस पे जो हाइपोक्लोराइड जैवल वाटर होता है उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसको हानि पहुंचाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट जिसे KMnO4 कहते हैं, इसका प्रभाव इस पर अच्छा पड़ता है, लेकिन एक शर्त है कि इसको लगाने के बाद तुरंत इसको अच्छे से खंगाकर धोकर साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है पसीने का प्रभाव, तो पसीना आपको लगा वैसे कपड़ा रख दिए तो कपड़ा क्या उस पर उसका बुरा असर पड़ेगा। और एक और बात है कि अगर आपके डिपेंड करता है कि आपका जो नेचर है पसीने का वो कैसा, जो स्वेट है आप उसके नेचर क्या एल्कली है या कि जो कह सकते हैं मतलब एल्कली है कि एसिड है। अगर आपका अम्लीय है तो नहीं प्रभाव पड़ेगा, अगर क्षारीय है तो उसका इफेक्ट पूरा पड़ेगा ऊन पे, ठीक है। अब देख लीजिए वस्टेड वस्त्र को एक दृष्टि में, ऊनी वस्त्र एवं वस्टेड वस्त्र निर्माण प्रक्रिया एक दृष्टि में देख लीजिए।
कुछ क्रियाएं साथ होती हैं, फिर अगली क्रियाएं बदल जाती है। तो भेड़ों से ऊन उठाकर एकत्र करना मतलब शेयरिंग एंड मतलब शेयरिंग, सीप से शेयरिंग की जाती है, ठीक है। छटाई एवं श्रेणीकरण, आपने शेयरिंग कर लिया मतलब उनके बालों को उतार लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, छोटे बाल, बड़े बाल और कंधे से लेकर पेट तक का बाल 1 2 3 ऐसे ग्रेड में बांटते हैं ना, मतलब अच्छा होता है। उसके बाद पेट का बाल जो हो, पीठ का बाल, पूंछ, पैर का बाल, ये कहते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो पहले आप सॉर्टिंग करेंगे, छांट लेंगे और क्या करेंगे, उनको ग्रेड दे देंगे। ग्रेड भी क्या होता है, उनकी लंबाई के आधार पर, उनके स्थान से, किस स्थान से प्राप्त किया जा रहा बाल उसके स्थान पर, उसके स्कैल्स के आधार पर, बहुत सारे आधार पर इनका क्या ग्रेडिंग की जाती है। फिर सफाई क्लीन, इसमें क्या होता है, गोद लगे होते हैं, मतलब आपके बाल में जैसे गोद लगते हैं ना, अरे गोद कह रहे हैं, जैसे अगर आपने बाल में शैम्पू कर नहीं भी किया लेकिन बाल कुछ दिन तक ऐसे ही पड़े हैं तो आपके बाल जैसे लगते हैं ना ऑयली, आपके क्या होता है, आपके जो स्कैल्स होते हैं उसके क्या होते हैं, जो उसमें छिद्र है उसमें से क्या होते हैं, मोम, जैसे मोम टाइप का, ये ऑयली का होता सिक्रेशन होता रहता है। तो ठीक है, वो क्या होता है, एक ऑयल का रूप, धूल उल के मिलने की वजह से क्या हो जाता है, वो एक चिटचिटा सा गंदगी हो जाती है जिसे धूल कहते हैं। चिकनाहट में धूल उल का मिलना ही क्या कहलाता है, गंदगी कहलाती है। तो सफाई एवं धुलाई, तो इसके लिए आप क्लीनिंग करेंगे और स्कोरिंग करेंगे, ठीक है, उन्हीं रेसों पर स्कोरिंग की जाती है। आपकी लास्ट प्रक्रिया है, आप इसको मतलब 1 2 जैसे एक इसको 3 प्रकार से किया था। जो लास्ट थोड़ी मोड़ी गंदगी अगर बची है तो उसमें लास्ट में क्या कहता है, स्कोरिंग प्रक्रिया की जाती है। इसमें शायद है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रयोग से, H2SO4 के प्रयोग से ही की जाती है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोरिंग कब होता है, कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया, मैं भूल गई थी। स्कोरिंग तो सफाई होती है, स्कोरिंग करते हैं, देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, वाष्पित घोलक द्वारा धुलाई, स्कोरिंग बाय वॉयलेट। मैं ये देखिए ये चीज़ भूल गई थी कि इसमें टाइप, स्कोरिंग का मतलब होता है सफाई करना, उसमें भी कौन सी सफाई, आप एक साबुन का प्रयोग करके स्कोरिंग ऑफ सॉफ्ट, स्कोरिंग ऑफ वॉयलेट मतलब वॉलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब जो क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं, और स्कोरिंग आप कार्बोनाइजिंग के थ्रू भी करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, H2SO4 के प्रयोग से क्या करते हैं, इसकी सफाई करते हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं, कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया करते हैं। H2SO4 और HCl से धोया जाता है, इसी को कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर आप सूख गया, आप उसको फिर सुखाते हैं, जैसे आपने ड्रायर यूज़ किया, सुखाते हैं, फिर आप ऑयलिंग करते हैं, फिर ऑयलिंग करने के बाद क्या करते हैं, उनको ब्लेंडिंग कर देते हैं, ब्लेंडिंग के बाद कार्डिंग करते हैं। धुनाई में देखिए, ऊनी वस्त्र में वूलन फैब्रिक तैयार होता है, कम धुनाई म्यूल फ्रेम पर। और एक बात बताया, जो ये वर्स्टेड वस्त्र होते हैं, इनपे क्या होता है, ये जो कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, ये सब चीज़ें नहीं होती, इनकी डायरेक्ट क्या होती है, स्पिनिंग होती है, लेकिन वर्स्टेड वस्त्र में ये सब चीज़ें होती हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, जो ऊनी वस्त्र के लिए म्यूल फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, कौन से फ्रेम का, म्यूल फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे लेस कार्डिंग कहते हैं। फिर उसके बाद म्यूल फ्रेम के बाद क्या की जाती है, इस पर स्पिनिंग की जाती है, कताई, फिर बुनाई, शादी या ट्विल, हल्की बुनाई, कम डिज़ाइन, मतलब इस पर कौन कौन सी बुनाई का प्रयोग किया, तो शादी बुनाई, ट्विल बुनाई, हल्की बुनाई या कम डिजाइन वाली बुनाई का प्रयोग किया था, कि इस छोटे रेसे से जो ऊनी वस्त्र मध्यम श्रेणी के रेसों से जो वूलन फैब्रिक तैयार किया जा रहा है, उसके बाद इसमें परिसज्जा कर दी जाती है। इतना करने के बाद जैसे आपने कार्डिंग कर दी, उसके बाद कॉम्बिंग की प्रक्रिया इस पे करते हैं, किस पे, वर्स्टेड वस्त्र पे। तो देखिए वर्स्टेड वस्त्र और वर्स्टेड फैब्रिक ये अच्छे माने जाते हैं, लंबे रेसे से बनते हैं, ये रेसे चिकने होते हैं, इस पे धूल क्या होता है, कम मतलब धूल को अपनी तरफ आकर्षित कम करते हैं, अगर है भी तो झटक दो तो साफ हो जाते हैं, मतलब सॉफ्ट ब्रश से झाड़ दो साफ होते हैं, इससे महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। अधिक धुनाई की जाती है किसी भी मशीन पर, मोर कार्डिंग मतलब म्यूल फ्रेम भी और रिंग फ्रेम पे भी किया जाता है, किसी भी मशीन पर किया जा सकता है। देखिए आपने यहाँ तक की थी क्या, कार्डिंग, आपकी पता है कि यहाँ से ही प्रक्रिया स्टार्ट होती है, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, फिर रोविंग, फिर स्पिनिंग होती है ना। तो इस पे क्या हुआ, डायरेक्ट स्पिनिंग हो गया, ये ऊनी फ्रेसा जो है कताई, मतलब इसकी धुनाई के बाद ये तुरंत क्या हो गया, स्पिनिंग के लिए तैयार हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ, धुनाई के बाद इसकी कॉम्बिंग हुई, फिर ड्राइंग आउट हुई, जिसमें क्या होता है, हल्की सी पोनियाँ बनाई जाती है, रोविंग में हल्की सी ट्विस्टिंग की जाती है, पोनियाँ बनाई जाती है, घुमाव में ऐठन दिया था, रोविंग एंड ट्विस्टिंग, उसके बाद स्पिनिंग होती है, और इसमें देखिए तुरंत स्पिनिंग हो जाती है। उसके बाद इसमें वीविंग होती है, सघन एवं आकर्षक डिजाइन, फिर अधिकांशतः ट्विल बुनाई की परिसज्जा की जाती है। वर्स्टेड पे अक्सर क्या होता है, ट्विल बुनाई की परिसज्जा की जाती है। यहाँ पे देखिए ये चैप्टर क्या हो गया है, खत्म हो गया, ऊन समाप्त हो गया। अब मैं नेक्स्ट आपको स्टार्ट करूंगी रेशम, ठीक है, क्या स्टार्ट करूंगी, रेशम स्टार्ट करूंगी, एनिमल फाइबर। नेक्स्ट जब टाइम आएगा इसका टर्न तो उसमें मैं रेशम आपको बताऊंगी। रेशम छोटा ही चैप्टर है, रेशम क्या होगा, फिनिश होने के बाद
उसके बाद रेयान, रेयान के बाद कृत्रिम रेसे यहाँ से स्टार्ट हो जा रहे हैं। फिर मानव द्वारा मतलब निर्मित, उसके बाद कुछ रेसे हैं जिसके बारे में मैं बता के आपको जो रेसे से संबंधित जो चैप्टर है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर मैं एक बार अगर आप लोग को रिवाइज, आप लोग कमेंट बताएगा अगर जिसको रिवीजन की ज़रूरत होगी तो मैं रिवाइज कर भी पूरा कर दूंगी, नहीं तो मैं यूथ के सारे क्वेश्चन करा के फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं या जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोग को बहुत सारा धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।